है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। इच्छाओं का ये विशेष प्लेटफॉर्म एक सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग लाइव हो जाइए और सभी लोग शेयर कर दीजिए। रोज़ की तरह आज भी आप शेयर करेंगे, थोड़ी संख्या बढ़ेगी और सभी का जो इसे किसी प्रश्न पे एक दूसरे से आप पूछते रहते हैं, वैसे आप हमसे पूछेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, जो लोग लाइव हैं उन सभी का मैं उनकी उपस्थिति को बहुत साधुवाद और ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ। संतोष यादव प्रणाम सर, अरविंद कुमार सर प्रणाम जी, प्रणाम भैया सभी लोगों को। सभी लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए और सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। शालू पांडे नमा संस्कृताय जी, नमा संस्कृताय। रागिनी पांडे गुड इवनिंग सर, इलाहाबादी लव स्टेटस प्रणाम सर जी। बबलू पाठक गुरुदेव जी, सृजन यादव गुड इवनिंग सर। राजकुमार राज, रश्मि पाल गुड इवनिंग। दीपक कुमार गुड इवनिंग सर। देवेंद्र चौधरी गुड इवनिंग सर जी सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव आइए और सभी लोग पढ़ने के लिए एक विशेष मन बनाकर बैठिए कि हमको आज जानना ही है। कैसे नहीं समझ में आती संस्कृत, इस दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठिए कि संस्कृत के 30 अंक हमें महज अर्जित ही करने हैं चाहे जैसे। तो उसमें पूरा सहयोग मेरा है। आप निःशुल्क कक्षाओं की विशेष प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। सभी लोग आराम से बैठिए, हाँ अपने घर पर बैठें, जहाँ पर भी बैठें सकुशल बैठिए और किसी तरह कोई डाउट है आप कमेंट करके बताएंगे, तब हम समझ पाएंगे। आपको नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। हम संधि पढ़ा रहे थे, स्वर संधि चल रहा था। स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि पढ़ा दिया। दीर्घ संधि में हमने बताया था कि ह्रस्व आ हो अथवा दीर्घ आ हो या दोनों तरफ दीर्घ आ हो तो दीर्घ हो जाता है। इकार के साथ इसी तरह, उकार के साथ इसी तरह, रिकार के साथ इसी तरह, है ना। तो हमने बताया कि जो ये मूल स्वर हैं 5, इनके साथ दीर्घ हो जाता है। आपने इतना पढ़ा था, है ना। फिर इसके बाद संधि आई गुण संधि। गुण संधि में हमने बताया था, जो थोड़ा सा रिवीजन के माध्यम से बताते हैं, उसमें से जो अपवाद हैं उनकी तरफ देखिए। अपवाद जो पूछ लेगा तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, इसलिए अपवाद को विशेष ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है ना। आप अपवाद को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि गुण संधि का जो अपवाद पैदा करता है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं तो वही हैं गुण संधि वाली कि आ और ई मिलके ए होना चाहिए, लेकिन वो ए नहीं करता है, वो ए कर देता है ना। वहां वृद्धि कर देता है। जहां आ उ मिलके ओ होना चाहिए, लेकिन वहां पर आ उ मिलकर के ओ नहीं होता, वो औ कर देता है। तो ये अपवाद होता है कि वो नियम को नहीं मानता है। ऐसे सूत्रों को क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। हमने बताया था पहली कक्षाओं से लेकर अब तक, फिर से हम आज आपको बता दें कि जो ये व्याकरण चल रहा है, पाणिनीय शास्त्र है। पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र लिखा, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। वो पाणिनि महोदय ने जो भी लिख दिया, ऐसा है कि जैसे हम कुछ भी लिखते हैं या आप कुछ करते हैं तो थोड़ी कुछ कमियां रह जाती हैं। कमियां रह जाना और फिर दूसरे ने उसको सुधार कर दिया तो वही वार्तिक हो गया। तो पाणिनि महोदय ने अपनी अष्टाध्यायी में जो सूत्र रख दिए कि आ ई मिलके ए हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, आ ई मिलकर ए हो जाता है, ये पाणिनि महोदय ने कहा। लेकिन कहीं पर आ ई मिलकर के अय हो जाता था, आ उ मिलकर के औ हो जाता था। तो ये वार्तिक फिर वो देखे कि ऐसा भी कोई वर्ण है, जैसे अक्ष और उहुनी आपने पढ़ा, तो अक्ष का आकार और उहुनी का उकार, आ उ मिलकर के आपने गुण संधि में पढ़ा कि ओ हो जाता है। लेकिन अक्ष का आ और उहुनी का उ मिलकर के अच्छौड़ी बनता है। तो कात्यायन महोदय के नजर में जब अच्छौड़ी शब्द आया तो उन्होंने समझा कि अरे ये तो पाणिनि महोदय ने छोड़ दिया है, कि उन्होंने तो बताया कि आ ई मिलकर के ए हो जाता है या आ उ मिलकर के ओ हो जाता है, यहाँ तो आ उ मिलकर के औ हो जा रहा है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। ये कात्यायन महोदय ने जितने भी वार्तिक लिखे, ये शब्द छूट गए थे अष्टाध्यायी में, इस वजह से उन्होंने वार्तिक की रचना की। अष्टाध्यायी में हमने बताया था कि 4000 सूत्र हैं लगभग, और कात्यायन ने लगभग वार्तिक जो रख दिए उसमें वो लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की उन्हीं 4000 सूत्रों पर। जहां जहां पर उन्होंने कुछ छोड़ दिया था उन्हीं को पूरा करने के लिए उन्होंने वार्तिक की रचना की। ऐसा मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां नहीं समझ में आता है हम आपके साथ हैं, और पूरा यूपी टेट की जितनी क्लास चलेंगी आपके साथ ही रहेंगे। कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ लोगों का मत होता है कि नहीं है ठीक या कुछ भी ठीक है। देखो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है कि नहीं? लोग कुछ तो कहेंगे ही और उनका काम ही कहना है। तो आप उनके प्रति मत ऐसा सोचिए आपको समझ में आ रहा है, और फिर हमने आपको पूरी छूट दे रखी है कि आपको जितनी बार भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम उसका पूरा निराकरण करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं टॉपिक की ओर।
ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपको बखूबी समझ में आ गया होगा जितना हमने कहा, ठीक ना। हमने पढ़ा था गुण संधि में, देखिए गुण संधि को बताकर अपवाद बताएंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। गुण संधि ने कहा कि आद गुणः, ये सूत्र था, आद गुणः, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा। आद गुणः का मतलब, ये आद का मतलब यहां पर आद कर दीजिए, आद का मतलब यहां पर आप ऐसा नोट कर सकते हैं, यहां पर आप ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ कर दीजिए। फिर कहा असमान स्वर आए, आत के बाद असमान स्वर आए तो असमान स्वर यहां पर कर दीजिए। हाँ, असमान स्वर, असमान स्वर में हमने बताया ई, उ, री और ली, ठीक ना, ये था असमान स्वर, है ना। फिर इधर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। गुण में क्या होता है, हमने बताया कि आ और ई मिलेगा, आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। ए क्यों हुआ, हमने बताया कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो हमने एक चीज और अदेंग गुणा संज्ञा बताया था, संज्ञा करने वाले सूत्र को जो बताया था अदेंग गुणा। देखिए लोड मत लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो हम बताना चाहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आ, ए और ओ और इधर आ, है ना, ये गुण संज्ञक हैं। गुण संज्ञक वर्ण इन्हीं की गुण संधि इन्हीं की होगी। यदि जब हम संधि करेंगे तो ये वर्ण आने चाहिए, ये गुण संधि कह रहा है, ठीक ना। ए आ और ए ओ आना चाहिए जब भी हम संधि करेंगे। तो आ और ई मिला तो कहा कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा से आ का उच्चारण स्थान कंठ था, और इचु ऐसा नाम तालु से ई का उच्चारण स्थान तालु था। तो कोई ऐसा वर्ण आए जो कंठ और तालु का हो, तो इसमें से तीनों में से आप देख ले कंठ तालु का कौन सा है। तो कंठ तालु का हमें इसमें ए मिला, कंठ तालु का कौन सा मिला, ए वर्ण मिला, ए वर्ण हो गया। फिर यदि इधर हम ऐसा कर देते हैं, ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर यदि हम ऊ को मिलाते हैं तो आ ऊ मिलकर क्या होता है, ओ हो जाता है। ओ क्यों होता है, वो भी है वैज्ञानिक तरीका है एक, कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान उपपद्मानीय नाम ओष्ठ होता है। तो कंठ ओष्ठ का कोई ऐसा वर्ण मिलना चाहिए जो यहां पर गुण करेगा। तो कंठ ओष्ठ का कौन है, ओदौतो कंठोष्ठ होता है। आपको मैंने उच्चारण स्थान सभी बता दिए हैं पहली वीडियो में। हाँ, जो एक दो वीडियो के बाद यदि होगा तो आप देखे होंगे, कंठोष्ठ का ओ हो गया। और ये यहां पर यदि आ और दीर्घ आ मिलेगा तो री के साथ यदि होगा तो यहां पर देखिए आ का उच्चारण स्थान हमने बताया कंठ, और री का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। इतना आप जानते थे। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा, तो आपको कंठ इसमें तो मिल जाएगा, लेकिन कंठ मूर्धा वाला कोई वर्ण नहीं मिलेगा, इतना आप जानते हैं। तो कंठ वाला तो हम यहां पहले लिख लेंगे, है ना। तो मूर्धा वाला जब कोई वर्ण यहां पर है ही नहीं है तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, वो उरण रपरा वाला सूत्र आपके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। इसलिए मैं सीधी सीधी बात करूं आपसे कि रिकार को आप रा यहां पर कर दीजिए। उरण रपरा आपको बताना यूपी टेट के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये आ जो है गुण संज्ञक वर्ण था, तो आ को हमने रख लिया और रिकार का हमने रा कर दिया। तो रा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋटुर्षाणाम मूर्धा होता है। टा वर्ग और रा भी वहां पे होता है। आप अच्छी तरह से देख लेंगे, जब पूरा जो तालिका हमने बनवाई थी उसको देखेंगे तो रा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा आपको मिल जाएगा। तो अर का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। इसी तरह आ और ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलेगा ली के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो आ जो है ये ह्रस्व आ या देंग गुणा जो गुण संज्ञक वर्ण है, आ तो पहले हमने रख लिया, तो कंठ का है, और ला का उच्चारण स्थान क्या होता है, लिटुल सानाम दंता। तो दंत का इसमें कोई मिल नहीं रहा है, तो आप ली का ला कर दीजिए। ऐसा हमने बताया आपसे, है ना, ऐसा आप जानते हैं। इनका प्रयोग भी हमने बता दिया है, आप और किताबों से उदाहरण देख लीजिएगा। यदि फिर भी आपको दिक्कत समझ में आती है तो अगली क्लास में आप हमसे बताइएगा। किसी को कोई डाउट जी, किसी को कोई डाउट नहीं है, निहारिका जी जी बिल्कुल, सभी लोग पढ़ते रहिए। अभी आगे फिर देखिए अपवाद जो शुरू हुआ, अपवाद के विषय में बात करना था हमको। ये सारी कहानी के पीछे अपवाद मेन कारण था।
अपवाद बताना है हमको। अपवाद क्या पैदा हुए कि ये आ ई मिलकर ए हो जाता है, लेकिन वहां पर ए नहीं होता है। तो हमने बताया था अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ये सूत्र हमने कल बताया था। तो अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम में अक्ष और प्लस ऊहनी, यहां पर हमने बताया था कि ये जहां पर हलंत न लगा रहेगा वहां पर वो स्वर सहित होता है। यदि जिस वर्ण में हलंत लगा रहेगा वो स्वर विहीन होता है, मतलब स्वर उसमें नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर यदि आपको कोई स्वर दिख नहीं रहा है तो ह्रस्व आ है, ये चीज जाने रहिएगा। इतना बहुत आसान तरीका है, इसमें छा को हलंत कर देंगे तो यहां पर ह्रस्व आ दिख जाएगा, ह्रस्व आ दिख जाएगा। इसके बाद फिर ऊहनी लिख दीजिए, है ना, ये ऊहनी है, ठीक ना, ऊहनी ऐसे कर दीजिए। आ और ऊ मिलकर के यहां पर आपने क्या पढ़ा, आ और ऊ मिलकर के ओ होता है, ऐसा आपने पढ़ा। आ ऊ मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। लेकिन ये अपवाद ने ऐसा अपवाद खड़ा हो गया। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यान में एक वार्तिक थी जो कात्यायन महोदय को दिखी कि अक्ष और ऊहनी मिलकर के अच्छोहणी न होकर अच्छोहणी हो जाता है। तो ये वार्तिक उन्होंने ये रखा कि नहीं, इनका संयोग होने से ओ न होकर अ हो जाता है, इसलिए एक वार्तिक उन्होंने बताया अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इतना अब आपको याद रखना है कि अक्ष और ऊहनी के प्रयोग में यदि कहीं पे दिखाई देगा, आपसे यूपी टेट की परीक्षा में पूछेगा अक्ष और ऊहनी मिलकर क्या हो जाए, गुण होगा या वृद्धि, तो आप वहां पर बताएंगे कि वृद्धि होगा। यदि आपसे संधि पूछता है तो यहां पर अक्षोहणी न लिखकर अच्छोहणी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देख लीजिए, ये वाला रूप आप सही करेंगे, ओ न सही करके के औ सही करेंगे। ये चीज मैं बताना चाह रहा था, ठीक ना, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम का था, नो डाउट जी, बिल्कुल। प्रिंस कनौजिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इतना आसान तरीका है समझाने का, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार नहीं 1000 बार आपके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप मन से तो पढ़िए, मन से आप पढ़ेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छे लगेगा, बहुत खुशी भी होगी कि आप जितना मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आप भी प्रत्युत्तर में दे रहे हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक अपवाद और आपको कल बताए थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। अपवाद नंबर 2 था, क्या था, प्रा दु हो ढो ढ ए शय से शु, ये ऐसा सूत्र था, प्रादु हो ढ ढ से शु। हाँ, इसको यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, जब हम हैं आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं, प्रादु हो ढो ढ से शु, ठीक ना, इतना है। इसको आपको तोड़ना है, जैसे हमने कहा कि इसको तोड़ दें तो प्रात निकालेंगे, दा को ता हो जा, ता को दा होता है, यदि संधि करेंगे तो ता को दा हो जाता है, तो प्रात हो जाएगा, मूल पद है ना। तो फिर इसमें ये दा में ऊ की मात्रा लगी है तो इसको क्या करेंगे, बड़ा ऊ कर देंगे, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, फिर इसके बाद हा को निकाल लेंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। और फिर इसमें ओ की मात्रा लगी है तो आ ऊ मिलकर के हा में आ है और इधर ऊ रहा है, हाँ, तो आ ऊ मिलकर के ओ हो गया है ना, आपने गुण संधि में पढ़ा। तब यहां पर क्या हो जाएगा, फिर दीर्घ ऊ हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ढ, ये जो ओकार वाला है इसका ढा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊढ़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो इसका जो ओकार है वो उकार में बदलेगा, तो यहां पर दीर्घ उकार हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए इकार का या हो जाता है, जैसे अधिधन आदेश अध्यादेश, इकार का या हो जाता है, उसी तरह ये यहां पर या है, ठीक ना। तो ये आधा मतलब इकार का रूप लेगा, तो अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये आगे हम संधि में बताएंगे कि इकार को यकार कैसे होता है, वो यण संधि का प्रकरण है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देख लीजिए, या में ए की मात्रा लगी है, आप यहां पर ए लिख दीजिए। फिर ये मूर्धन्य शाह है, मूर्धन्य शाह को ऐसे उतार दीजिए, एशा हो गया। फिर यहां ये ए की मात्रा लगी है, इसको ए लिख दीजिए, और फिर आधा मूर्धन्य शाह है, इसको ऐसे कर दीजिए और ऐसे, बस इतनी सी बात कह रहा है। लेकिन ये कह क्या रहा है ये भी जान लीजिए। ये प्रात का मतलब हमने कहा कि जब यदि तपर करण कहीं पे ता लगा हो किसी वर्ण के बाद तो ता का कोई मतलब नहीं होता, उसके पहले वाले मूल, उसके पहले वाले वर्ण का ही केवल मतलब होता है। इतना आपसे हम पहले बात भी कर चुके थे। तो प्रा उपसर्ग है, ये प्रा कह रहा है,
प्रा उपसर्ग के बाद यदि ऊह, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐशा, ऐश, ऐशा कर दीजिए, इधर विसर्ग कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, तोड़ दिए है जो समझ में आया ना, तो आपको केवल इतने शब्द, सूत्र नहीं याद हो रहा बिल्कुल मत याद करिए, नहीं याद हो रहा छोड़ दीजिए उसको। इतने शब्द तो आप याद करिए, ऊहा, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐशा, ऐशा, है ना, इतना आप याद कर लीजिए। और इसके पहले प्रा उपसर्ग लगा हो, तब वहां पर भी कह रहा है कि प्रा का आकार देखिए, पहले हम तोड़ देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे प्रा के साथ ऊहा का हम संधि करेंगे तो हमने अभी पिछले में अभी देख लिए हैं, पिछले में क्या देखें, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है ना, हमने देखा ये चीज। फिर आ ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, लेकिन ये अपवाद है, इसने कहा कि आ और ऊ मिलकर के ओ न होकर के औ हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ भी यदि प्रा उपसर्ग लगा रहेगा तो उकार न होके औ हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। जैसे इसको तोड़ेंगे तो प्रा को हलंत करेंगे तो इसमें आ निकलेगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊहा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हमने कहा कि आ और ऊ मिलकर के ये कहता है कि यहां पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो गए, है ना। कल परिभाषा हमने इसकी लिखा दिया था, शायद आप परिभाषा लिखे होंगे, है ना। प्रा उपसर्ग के बाद ऊ, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐस आए तो जहां पर आ प्रा उपसर्ग का आ और ऊ या इन शब्दों का उकार जो मिलकर के गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है, ये चीज हमने कल परिभाषा में बता दिया था मोटा मोटा। तो आ और ऊ मिलकर के यहां पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ओ नहीं होगा क्योंकि यह अपवाद चल रहा है, आप इतना जानते हैं। तो अब इसको प्रा को हलंत करेंगे और इधर औ हो जाएगा, और इधर क्या बचा, इधर केवल हा विसर्ग के साथ बचा। तो प्रा का जब इसमें स्वर नहीं है तो स्वर जब जिस वर्ण में, जिस व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं रहेगा उसके बाद जैसा स्वर रहेगा उसके साथ मिल जाएगा तो वैसा ही उसका उच्चारण होने लगेगा। प्रा में औ की मात्रा जुड़ेगा तो प्रा हो जाएगा, इतना आप जानते होंगे, ये बहुत छोटी कक्षाओं में बताया जाता है। तो प्रा में हलंत लगा, आकार होता तो कुछ और हो जाता, है ना, लेकिन यहां पर आकार नहीं है तो यहां पर सीधा प्र ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हा को यहां पर सीधा से उतार दीजिए और हा के आगे विसर्ग कर दीजिए, क्या बन गया, प्रौहा बन गया। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं ऐसा। मैं भूमिका वर्मा जी सर लिख लिया था, बिल्कुल। सृजन यादव बहुत बड़ा, क्या भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हैं गुरु जी। जनक दुलारी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह इसी तरह मिलेगा तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको समझाने के लिए कि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। समझ रहे हैं, बस आप स्नेह बस बनाए रहिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, सभी को बताइए। निःशुल्क कक्षाओं की विशेष कक्षा चल रही है यहाँ पर, ऐसा वैसा नहीं कि निःशुल्क चल रहा हो तो केवल मजाक चल रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को कहने दीजिए कि निःशुल्क कक्षाओं में लोग वैसी मेहनत नहीं करते, आप देख ही रहे हैं, है ना। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए। प्राधन उपसर्ग, इसको हमने बताया कि प्रा है, हाँ ये प्रात का मतलब केवल प्रा है। अब इसके साथ तो हमने संधि कर दी, इसके बाद साथ देख लीजिए प्रा, और ये कंपलसरी रहेगा, प्रा के साथ इनका सबका होना चाहिए, हाँ। या तो ऐसा कर दीजिए, इसको जो है ऐसे ही, ये केवल प्रा के साथ जुड़ेंगे, ये इतना आप जाने रहिएगा कि सब आपस में जोड़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ तो प्रा के साथ ऊढ़ा जोड़ दीजिए, प्रा के साथ ऊढ़ा जब जोड़ेंगे तो प्रा का इसी तरह हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ निकल आएगा, ह्रस्व आ निकलेगा और फिर इधर क्या हो जाएगा, ऊढ़ा हो जाएगा, ऊढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ऊढ़ा जब हो जाएगा तो आ और ऊ मिलकर के, हमने गुण संधि में पढ़ा कि ओ हो जाता है, लेकिन आप अपवाद पढ़ रहे हैं, यहां पर गुण वो कह रहा कि होगा नहीं, यहां पर क्या होगा, यहां पर वृद्धि होगी। तो आ ऊ मिलकर के यहां पर क्या हो जाता है, वृद्धि संज्ञक हो जाता है, तो आ हो जाएगा। तो यहां पर प्रा को हलंत करेंगे और औ को जोड़ेंगे तो प्रा में औ जुड़ेगा तो प्र बन जाएगा, और यहां पर ढा केवल बचता है, ढा बचेगा, ठीक ना। तब यहां पर प्रा में औ जुड़ेगा तो प्र बन जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। और फिर ढा को सीधा उतार दीजिए, क्योंकि कोई न स्वर है आगे और कुछ भी कटअक्षर नहीं है, तो इस वजह से उससे कोई लेना देना नहीं, सीधा वो आके अपने स्थान पे बैठ जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा प्रौढ़ा। और इसी तरह ऊढ़ी का देख लीजिए, सभी को मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए सबका जो है उदाहरण समझाए दे रहा हूं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं आए होना चाहिए, और परीक्षा में कोई सवाल गलत करके नहीं आएंगे। जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी गलत करना है, यहीं पे लीपा पोती कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। आप करेंगे जितनी बार लीपा पोती उतनी बार हम संवारने का काम करेंगे, लेकिन परीक्षा में लीपा पोती आपकी जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है।
विशेष निवेदन है मेरा आप सभी से, ठीक ना। प्रा में हलंत करेंगे, यहां पर आ निकलेगा और इधर ऊढ़ी कर दीजिए, ठीक ना। मैंने बताया कि आ उ मिलकर के ओ हो जाता है, लेकिन यहां पर औ करेंगे इसलिए कि ये अपवाद कर रहा है। ये प्रौढ़ा ऐसे शब्द मिले थे कात्यायन महोदय को, तभी उन्होंने इस वार्तिक की रचना की, है ना। प्रौढ़ा मिला, प्रौढ़ा मिला, जैसे प्रौढ़ आपने पढ़ा ना, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, परिपक्व होता है ना। तो ये शब्द आपको भी मिले होंगे प्रौढ़। तो प्रौढ़ कैसे बना आपको जानना चाहिए। प्राधन ऊढ़ा से प्रौढ़ बना है, इसमें गुण ना होकर वृद्धि हुई है। ये शब्द आपके सामने आए होंगे कहीं ना कहीं, प्रौढ़ शिक्षा या प्रौढ़ावस्था आपने पढ़ा, जब डीएलएड जो किए होंगे, जो बीएड किए होंगे, सभी लोगों के सामने ऐसे शब्द आए होंगे। तो इसलिए ये शब्द जब कात्यायन महोदय उस जमाने में देखे तो उन्होंने इस वार्तिक की रचना की कि भैया ये शब्द तो गुण तो है नहीं है, ये वृद्धि करते हैं, लेकिन इनका ऐसे उपयोग हो रहा है तो इनको अपवाद के रूप में रखा गया। समझ में आना चाहिए आपको, बस किसी भी तरीके से इसको हलंत कर दीजिए और इधर क्या करेंगे, ऊढ़ी ये ढी कर देंगे, है ना। तो प्रा को जब औ के साथ मिलाएंगे तो प्रव हो जाएगा, इतना आप जान रहे हैं। और फिर इधर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ी हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह ऐसा है, ऐसा को भी देख लीजिए, ऐसा को इधर कर देते हैं, प्राधन ऐसा, प्रा को हलंत कर दीजिए, यहां पर आ निकाल लीजिए और यहां पर ए कर दीजिए, है ना। आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, अय हो जाता है। ये तो आपने वृद्धि संधि में, ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये वृद्धि संधि में आपने पढ़ा ही है कि आ और ए मिलकर के अय हो जाता है। अभी आगे जब आएगा इसका प्रकरण तो ये बहुत सीधा सा है, आ और ए मिलकर के अय हो जाता है, ठीक ना। इसको ऐसे कर दीजिए और इसका क्या होता है, ऐसे। लेकिन उपसर्ग का आ और ए मिलकर के अय हो जाना, यह भी एक संधि का अपवाद पैदा कर रहा है। किसका, पररूप संधि का। पररूप में प्राधन एजते बराबर प्रेजते हो जाता है। हाँ, वो यदि आपको पढ़ाना रहेगा तो हम देख लेंगे, उसको बताएंगे। प्राधन एजते उपसर्ग का आ और ए मिल जाता है तो प्रेजते हो जाता है, लेकिन वहां वो चीजें अभी आप बिल्कुल मत सोचिए, बस यही देखना है। यहां पर वृद्धि हो रही है, आ और ए मिलकर के अय हो जाता है, ठीक ना। ये तो बहुत आसान सा है, वृद्धि संधि का उदाहरण ही है, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रैसा लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसी तरह एश्या का भी थोड़ा सा जगह में हम कर देते हैं, प्राधन एश्या कर दीजिए। प्रा को हलंत कर देंगे, प्रा को हलंत करेंगे, आ निकलेगा और फिर इसके बाद एश्या कर दीजिए, है ना। दिख रहा होगा सबको। फिर इसके बाद आ और ए मिलकर के अय हो जाता है, ठीक ना। तब ये क्या हो जाएगा, और इधर शाह केवल ऐसे कर दीजिए, ठीक ना। आधा मूर्धन्य शाह और या में, और ये इधर विसर्ग कर दीजिए, ठीक ना, ऐसा। तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रैश्यः, ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो है ये गुण संधि के अपवाद हैं, ये जो है गुण संधि के अपवाद हैं, और ये जो है ये पररूप के ये दोनों अपवाद हैं, ठीक ना। ये पररूप के दोनों अपवाद हैं, आप दोनों को लिख लीजिए। जहां ये तीनों किसके अपवाद हैं, गुण संधि के अपवाद हैं, लेकिन ये दोनों पररूप के अपवाद हैं। पूछेगा नहीं, हो सकता है पूछ ले, एग्जामिनर के दिमाग को क्या कह सकते हैं, लेकिन आप इतना लिख लीजिए, ये वाला ऐसा और ऐसा, ये दोनों लास्ट वाले पररूप के अपवाद हैं, और इधर वाले जितने भी हैं ये गुण संधि के अपवाद हैं, ठीक ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल सियाजी प्रेजते जी, नहीं समझ में आ रहा है। राजू कुमार भैया, राजू कुमार जी क्या नहीं समझ में आया, बताइए तो सही, क्या नहीं समझ में आया। आप जब बताएंगे किसी चीज को कहाँ पे नहीं समझ में आया तो हम उसको अच्छी तरह से बताएंगे ना, आपको समझाने के लिए ही है। पररूप क्या है, अच्छा सिया अग्रवाल जी, पररूप क्या है। पररूप एक संधि है, जो अगला चैप्टर है पररूप का, या यूपी टेट में है नहीं है। पररूप का मतलब दूसरा, पर मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। पर का मतलब क्या हो गया, दूसरा, दूसरे का रूप ले लेना। दूसरे का रूप मतलब प्राधन एजते, यदि आप वो संधि कहती है कि दूसरे वाले का रूप ले लेना, तो यहां पर प्राधन, गड़बड़ हो जा रहा है, प्राधन एजते, ऐसा। तो कह रहा पर रूप, मतलब पर का मतलब दूसरे का रूप हो जाना। तो दूसरे का रूप कहां हो जाएगा, ये प्रा है तो प्रा में ए को जोड़ देंगे
ऐसे हो जाएगा, ये प्रेजते हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कोई ऐसा उपसर्ग हो, आकारांत उपसर्ग, उसके बाद एकार या ओकार आए तो उसका क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता, दूसरे का रूप हो जाता। ये पर रूप संधि में आपके उसमें नहीं है, यूपी टेट में नहीं है, आप इसको मत ध्यान दीजिए। जितना हमने बताया उस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए, ये आपका प्रकरण नहीं है, ठीक है ना। ये हायर क्लासों का है, यूपी टेट में नहीं है। प्राद हमेशा बराबर पैसा, ये आप इतना जान लीजिए कि ये दोनों को आपको लिखना पर रूप का अपवाद है, और इतना लिख लीजिए कि ये गुण का अपवाद है। बस इतना आपको जानना है। अपवाद ही अपवाद कन्फ्यूजन है। सालू पांडे जी बहुत नहीं, जितना जितना हम बता रहे हैं आप इसको नोट कर लेंगे ना, तो आप इतने शब्दों को तो याद करे रहेंगे। जैसे आप गांव में हजारों लोगों का नाम जानते होते हैं, गांव में बहुत सारे लोगों का नाम जानते होते हैं, या अपने फ्रेंड सर्किल में आप कई लोगों का नाम जानते होते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पर भी है कि प्रा के बाद ऊह आएगा तो फिर प्रौढ़ा हो जाएगा, ऊढ़ा आएगा तो प्रौढ़ा हो जाएगा, हाँ ऊढ़ी आएगा प्रौढ़ी हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा देखिए, आप जैसा मैं भी एक इंसान हूं, यदि मैं याद कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं है। यदि इस तरह की विचारधारा आप रखेंगे कि अगला व्यक्ति कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता, तो ऐसा फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर आप उसको ना चाहते हुए भी कर लेंगे और करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो इसलिए आप ये ऊ, ऊढ़ा, ऊढ़ी, एस, ऐस इसको याद रखिए। ये प्रा उपसर्ग के बाद यदि आएंगे तो इनमें ओकार न होके अ हो जाता है, गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है। इतना आपको जानना था। आगे चलें। एक अपवाद और है भैया, देख लीजिए। हाँ, स्वादि रे रीड़ोह, स्वादि रे रीड़ोह, ये भी अपवाद है, वार्तिक कह सकते हैं, ठीक ना। ये वार्तिक है, स्वादि रे रीड़ोह। ये क्या कहता है, ये स्वाधन ईरा, स्वाधन ईरा, स्वाधन ईरा बराबर, इधर हमने बताया कि स्वा को जब हलंत करेंगे वा में तो इधर आ निकलेगा और फिर क्या हो जाएगा, इधर ईरा हो जाएगा, है ना। तो आ और ई मिलकर के ए होता था, लेकिन यहां पर अपवाद है तो अपवाद में क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो स्वा को हलंत करेंगे अय, और इधर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वैरा बन जाएगा। स्वैरा बन जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, स्वा का आकार और ईर का इकार मिलकर के ए होना चाहिए। हमने बताया कि गुण संधि में आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, लेकिन यहां पर आ ई मिलकर के ए हो जाएगा, ठीक ना। इतना आप जानते हैं और जान लीजिए। जो भी नहीं जान रहे हैं समझ लीजिए कि यहां पर अपवाद है, यहां पर गुण नहीं हुआ है, यहां पर वृद्धि हो गई है, ठीक ना। सर जी क्या हुआ बोलो जी। स्वाधन ईद स्वय, स्वाधन ईर और ईरणी किसी के साथ यदि आप संधि करेंगे तो स्वैरी या स्वैरिणी बनेगा। हाँ, स्वैरी नहीं बनेगा, ए नहीं होगा, अय हो जाएगा। जैसे आप देखें स्वैरा, और देख लीजिए स्वा के बाद ईरिणी कर दीजिए, स्वा के बाद ईरिणी करेंगे तो स्वा को हलंत करेंगे तो आ निकलेगा यहां पर, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ईरिणी ऐसे लिख दीजिए, है ना। तो आ और ई मिलकर के हमने बताया कि गुण होता है, लेकिन ये अपवाद है, यहां पर अय करना है तो अय हो जाएगा। ये पे स्वा को जो है हलंत करेंगे और यहां पर क्या ऋणी कर दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो स्वा में अय लगेगा तो स्वय हो जाएगा, स्वैरिणी हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा, स्वैरिणी बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा आप जानते हैं कि आ और ई मिलकर के यहां पर वृद्धि होगा। कह रहा है, ये परिभाषा कह रही कि जब स्वा शब्द के बाद ईर या ईरिन आए तो स्वा का आकार और ईरिन या ईर के इकार के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, गुण ना होकर के क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां पर स्वा का आकार और ईरिन का इकार मिलकर के ए ना होकर के अय हो जाता है, क्योंकि गुण संधि में हमने पढ़ा कि गुण संज्ञक वर्ण आ ए ओ होता है और वृद्धि संधि में क्या होता है, आ आई औ होता है ना। तो यहां पर अय हो गया है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 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 आगे चलते हैं
एक और देख लीजिए, स्वाधन ईरम, स्वाधन ईरम। स्वाधन ईरम में इसको तोड़ेंगे तो स्वा में जब हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और फिर इसके बाद ईरम यहां कर दीजिए, है ना, ईरम कर देंगे तो आ और ई को देखना है। आ ई मिलकर के कह रहा है कि वृद्धि हो जाएगी, गुण ना होकर के क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो स्वा को जो है इसको हलंत के साथ ऐसा करेंगे और यहां पर क्या बचेगा, रम बचेगा भैया, ठीक ना। तो रम बचेगा तो इसको स्वा में ऐ को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, स्वई हो जाएगा, और इधर रम कर दीजिए तो क्या हो गया, स्वैरम बन जाएगा। ऐसा आप भी ऐसे ही डायग्राम बनाते चलेंगे तो आपको तोड़ने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। इस तरह आप नोट करते चलिए कि स्व शब्द के साथ यदि ईर या ईरिन आएगा तो वहां पर भी गुण ना होकर के वृद्धि हो जाएगी। ये 2-3 सूत्रों को अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये गुण ना करके के वृद्धि करते हैं, तो इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बाकी आप तो जान ही रहे हैं कि आ ई मिलकर के ए हो जाता है, आ उ मिलकर के ओ हो जाता है ना, आ री मिलकर के आर हो जाता है, आल री मिलकर अल हो जाता है। ये चीज आप पहले से जानते हैं, लेकिन जहां पर अपवाद है ये 2-3 सूत्रों को अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो इनके साथ मिलने पर गुण ना होकर के वृद्धि हो जाती है। बहुत कठिन काम नहीं है, आप इतना नोट कर लेंगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक ना। एक और उदाहरण देख लीजिए, स्वाधन ईरी। स्वाधन ईरी में क्या हो जाएगा, स्वा को हलंत करेंगे, इधर आ निकलेगा और इधर क्या हो जाएगा, ईरी हो जाएगा, है ना। तब आ और ई मिलकर के कहता है वृद्धि हो जानी चाहिए यहां पर, तो ऐसा आय पहले लिख दीजिए और ये हलंत कर दीजिए, और इधर क्या बचेगा, री बचेगा। री बचेगा कि नहीं, ई और आ का स्थान पर आय हुआ है, री ही बचता है, इसलिए हम तीर लगा दिए कि ई और आ के स्थान पर आय हुआ है, अकेले नहीं हुआ, इन दोनों के स्थान पर आय हुआ है तो बचता है केवल री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें आय जुड़ेगा तो स्वय हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या है, स्वैरी। ऐसे आप समझते हैं, है ना, समझ गए होंगे। ऐसा ये पूरा डायग्राम आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए कि नहीं आ रहा है, और कहाँ नहीं आ रहा है। जब स्व में आकार है और आकार और इकार मिलेगा तो अय हो जाता है। ये अभी अब परिभाषा में आपने पढ़ा कि स्वादिरेरिडो कहता है कि स्व के बाद ईर या ईरिन आए तो आकार और इकार मिलकर के पूर्व वर्ण का आकार और पर वर्ण का इकार मिलकर के गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है। आपने ऐसा पढ़ लिया, तो वही चीज यहां पर भी बता रहा है। इसमें बहुत बड़ी महारत नहीं है कि आपको नहीं समझ में आना चाहिए, और भी नहीं समझ में आता तो हम तो है ही हैं, जहां नहीं समझ में आए बताइए। फिर से समझा दीजिए सर प्लीज, अंकिता खटीक जी, बबली कनौजिया जी। हमने ये कहा स्वादिरेरिडो, स्वादिरेरिडो जो सूत्र है ये वार्तिक है, ठीक ना। स्वादिरेरिडो क्या है, वार्तिक है। वार्तिक हमने बताया कि स्वादिरेरिडो क्या कहता है कि स्व उपसर्ग, ये उपसर्ग नहीं स्व शब्द है, स्व शब्द के बाद यदि ईर या ईरिन आए, स्व शब्द ऐसी स्थिति रहेगी आपके सामने कि स्व आएगा, इसके बाद ईर या ईरिन आएगा, ठीक ना। बाकी और आप हर जगह आपने आ और ई मिलकर के ए कर चुके हैं, लेकिन यहां की कंडीशन क्या कहता है कि केवल स्व और इसके बाद ईर या ईरिन आए तो स्व के आकार, स्व में आकार है तो स्व के आकार और ईरिन या ईर के इकार, है ना, ईरिन या ईर का इकार, ये वाला पद, इन दोनों का पहला वर्ण मतलब पर वर्ण का पहला, है ना, पर वर्ण की बात कर रहा है, तो इनका इकार और इसका स्व का आकार, इन दोनों को मिल करके गुण ना होकर के वृद्धि हो जाती है। गुण होगा तो ए हो जाएगा, लेकिन वृद्धि में अय हो जाती है ना। गुण संधि में आपने ए पढ़ा, हमने बताया था कि गुण संधि के लिए आप एक चोटी याद करेंगे, एक चोटी जहां पर बीच में आपको दिखे वहां गुण संधि, लेकिन 2 चोटी आपको दिखेगी तो वहां पर वृद्धि संधि, जैसे महौषधि, है ना, इस तरह के शब्द वो वृद्धि संधि, लेकिन एक चोटी रहेगा तो गुण संधि। तो यहां पर जैसे स्व और ईरिन मिला, देखिए स्व और ईरिन ये ईरा है, तो ये स्व का आकार, स्व में आकार है क्योंकि हलंत नहीं लगा है तो ये स्वर सहित है, तो स्वर सहित होने से स्व आकार का यहां पर ये आकार निकाल लिए, आकार ये हो गया, और इसका ई, आ और ई मिलकर के हमने बताया कि आ ई मिलकर के गुण संधि में हमने ए बनाया था, आ ई मिलकर के गुण संधि में ए बनाया था, लेकिन ये कहता है यहां पर वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि का मतलब 2 चोटी हो जानी चाहिए, गुण का मतलब 1 चोटी होना था, तो यहां पर आ ई मिलकर के अय हो गया। अय इतना समझते हैं ना कि इसे अय कहते हैं, यदि ये
चोटी नहीं लगी होती तो ये ए होता, चोटी लगी है इसलिए अ है। तो इसमें का ये स्व के बाद अ और रह मिल जाएगा, आई मिलकर ये आ और ई के स्थान पर अ आया, इतना जान लीजिएगा। तो ये स्वैरा बन जाएगा कि नहीं, ये स्वैरा बन जाएगा, ठीक ना। इतनी बात हम आपको समझाना चाह रहे। इसी तरह इसे स्वैरिणी में स्व में और ईरिणी का जब संबंध बनेगा तो इसमें स्व का आकार और ईरिणी का ई, तो स्व का आकार और ईरिणी का ई मिलकर के अय हो गया। तो स्व और अय और फिर ऋणी को इसको जोड़ेंगे तो स्व में हलंत लगा हुआ है तो अय यहां पर आएगा तो स्वय बन जाएगा और ऋणी हो जाएगा, स्वैरिणी हो जाएगा। इसको पहले ऐसे नोट कर लीजिए और फिर नहीं समझ में आए तो बताइए, क्योंकि यहां पर हलंत लगाकर इसको आ को निकल गया है तो स्वैरिणी बन गया। नहीं तो होना क्या चाहिए था, स्वैरिणी होना चाहिए। यहां पर अय जो लगा है इसके जगह में ए होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है। आप अभी अपवाद पढ़ रहे हैं, 2-3 सूत्र हैं, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे कि यहां पर केवल वृद्धि होती है, यहां पर गुण नहीं होता है। केवल थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको 2 दिन का मामला है कि 2 दिनों तक केवल अपवाद ही चल रहा है, कई सूत्र हैं, 4, 6, 10 ठो हैं, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 सूत्र हैं, 2-3 सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है, उतने में आपको समझ में आ जाए कि इन जगहों पर आपको गुण ना होकर के वृद्धि होती है। ज्यादा लोड मत लीजिए कि अरे बहुत जगह पे तो अपवाद हो रहा है, बहुत जगह नहीं हो रहा है। आपको अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम में और प्रादु हो ढोढ़ है शेषु में और ये स्वादिरे ऋणों में ऐसा आपने देख लिया है ना। अभी एक जगह पे और देख लीजिएगा, है ना। तो ज्यादा नहीं है, 2-3 या 4 सूत्र हैं, बस इनको थोड़ा सा अच्छे से मन से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहां पे गुण की जो है अपवाद हुई है, वहां पर वृद्धि हो गई है, ठीक ना। इतना समझना है। आ गया सर जी, जी बिल्कुल। सृजन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लूं, करती हूं क्या करती हूं जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि गुण की जगह जहां संधि कार्य हो रहा है तो थोड़ा सा आप उसको हाईलाइट करके अच्छे तरह से पढ़ेंगे कि इन जगहों पे गुण नहीं हो रही, यहां पर वृद्धि हो रही है। तो 3-4 सूत्र हैं, उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सूत्र नहीं याद भी हो रहा है तो किन किन शब्दों के साथ मिलने से एकार के जगह अ हो रहा है, ओकार की जगह अ हो रहा है, इन चीजों को तो कम से कम याद कर लीजिए। स्वादिरे ऋणोह नहीं याद हो रहा तो न याद करिए, लेकिन ये तो याद कर लीजिए कि स्वा के साथ यदि ईर का संबंध हो या ईरिन का संबंध हो तो वहां पर गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है। अक्ष और उहनी के संयोग से अच्छोहड़ी न बन करके अच्छोहड़ी हो जाता है, ये चीज याद कर लीजिए, है ना। और क्या है आपको याद करना है, यही सब चीजें तो है। प्रादु हो ढोढ़ है शेषु में प्रा उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ या ऊढ़ एस ऐसे आए तो इनके प्रा उपसर्ग के बाद इनका जोड़ेंगे तो प्रोहा होना चाहिए, लेकिन प्रोहा हो जाता है ना। तो ये अपवाद हैं। इन 3-4 सूत्रों को आप अच्छे तरह से देख लेंगे तो वो समझ में आ जाए कि इन जगहों पर केवल गुण नहीं होता है, इन जगहों पर केवल और केवल वृद्धि होती है। बाकी और जगह पर तो वही साधारण सा नियम लगेगा, आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और आ री मिलेगा तो अर हो जाएगा, आल री मिलेगा तो अल हो जाएगा। ऐसा आप सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटी कक्षाओं से आपने गुण संधि पढ़ा होगा। बस 3-4 सूत्र हैं जो अपवाद पैदा करते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से मोटे मोटे तौर से रोज देखते रहेंगे कि ये प्रा और ऊ मिलकर प्रवाह क्यों हुआ है, ये अपवाद है इसलिए हुआ है ना। बस इस तरह से आप समझेंगे, अपने से खुद प्रश्न बनाना सीखिएगा, कोई एग्जामिनर आपको बाहर नहीं कर पाएगा परीक्षा से, ठीक ना। आशा करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रश्न को हल कर पाएंगे परीक्षा में, ठीक ना। आगे चलते हैं। एक सूत्र है, देख लीजिए, ऋतेचा तृतीया समासे। ऋतेचा तृतीया समासे। इन सारे सूत्रों को जो अभी हमने बताया, इन सूत्रों को हम बाद में समझाते तो थोड़ा सा आपको समझ में कम आता, इसलिए कि गुण संधि का प्रकरण है और गुणे का अपवाद चल रहा है, गुण ही नहीं हो रहा है, तो यही समझाने का उचित हमने समझा कि यही जगह आपके लिए उचित होगा। नहीं फिर आप वृद्धि पढ़ लेंगे, यण पढ़ लेंगे, है ना, अयादि पढ़ लेंगे, फिर अपवाद बताएंगे तो फिर हमें ये गुण संधि बताना पड़ेगा, तब इनका अपवाद बताना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा। तो गुण अभी आपने पढ़ा और गुण के साथ जो अपवाद कर रहे थे उन्हीं चीजों को हमने सामने रख दिया, तो आप अंतर समझ गए कि वहां पर तो गुण हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है, ये अंतर था, है ना। अब ऋतेचा तृतीया समासे देख लेते हैं, है ना। परिभाषा नोट कर लीजिए।
जब रित शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द तृतीय तत्पुरुष का हो तो समासिक पद का आकार और रित शब्द का री मिलकर अर न होकर आर पद सिद्ध होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। कहता है जब रित शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द, पूर्वगामी का मतलब रित शब्द हो लेकिन उसके पहला वाला पूर्व पद किसमें हो? तृतीय तत्पुरुष का हो। तो क्या कहता है? समासिक पद का आकार जो तृतीय तत्पुरुष का होगा उसमें जो अंतिम में आकार मिलेगा उस आकार के साथ और रित शब्द के री के साथ जब संधि होगी तो क्या बनेगा? अर न होकर के आर होगा। इसलिए आर होगा। अभी आपने गुण संधि में पढ़ा कि आ और री मिल करके अर हो जाता है, ऐसा आपने पढ़ा। लेकिन यहां क्या कर रहा है? यहां आर कर रहा है, अर ना करके आर कर रहा है। इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए भैया। सिया अग्रवाल जी, जी भैया सभी लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट करिए। जब रित शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द तृतीय तत्पुरुष का हो तो सामासिक पद का आकार और रित शब्द का री मिलकर अर न होकर के आर हो जाता है, ऐसा नोट कर लीजिए। और इसका उदाहरण भी हम समझा देते हैं। सभी लोगों ने नोट कर लिया? अर्पित यादव, बहुत सुंदर क्लास है जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित भैया। आपका स्नेह है जो आप इतना सराह रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं भी वही कोशिश में लगा हूं, ठीक ना। आपको समझ में आ रहा है इसलिए स्नेह दे रहे हैं। मन से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कुछ कठिन नहीं है। मानव स्वभाव है, जहां पर दिमाग लगाएंगे वहां लग जाएगा। तो कठिन क्या है? कठिन कुछ नहीं है। जहां आप दिमाग लगा रहे हैं वहां तो सब कुछ सही हो ही रहा है। तो हमने कहा रित शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द किसमें हो? तृतीय तत्पुरुष का हो या तृतीय अंत हो, तृतीयांत का होगा तो वहां पर समासिक पद का आकार और रित शब्द का री मिल करके अर न होकर के आर सिद्ध होगा। ऐसा हमने परिभाषा आपको बता दिया है, ठीक ना। ऐसा नोट कर लीजिएगा। आगे इसका उदाहरण बता देते हैं, ठीक है। जैसे सुखेन प्लस रीता। सुखेन आपको समझ में आ रहा हो। जैसे सुख शब्द प्रातिपदिक हो तो इसका तृतीया में क्या बनेगा? सुखेन बनेगा। जैसे बालक प्रातिपदिक शब्द है उसका बालकेन बनता है तृतीया में, है ना। रामेण बनता है। तो उसी तरह ये सुखेन कहाँ का है? तृतीया का है। देखिए आप रूप भी याद करते चलेंगे तो पदों को पकड़ना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सूत्रों को तोड़ना समझ में आ जाएगा, सूत्रों का अर्थ निकालना समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह सुखेन क्या कह रहा? देखिए परिभाषा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। कहता है जब रित शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द, पूर्वगामी शब्द क्या है? यहां पर उदाहरण में पूर्वगामी शब्द है सुखेन। क्या है? सुखेन है। सुखेन पूर्वगामी शब्द है, ठीक ना। तो पूर्वगामी शब्द किसमें हो? तृतीय तत्पुरुष का हो। तो सुखेन का मतलब क्या हुआ? सुखार्ता मतलब सुख को प्राप्त किया हुआ, है ना। तो वो तृतीयांत है। जब तत्पुरुष समाज में तृतीय तत्पुरुष में करेंगे तो तृतीय तत्पुरुष का समाज में अर्थ क्या निकलेगा? सुख को प्राप्त किया हुआ, है ना। तो इसी तरह तृतीय तत्पुरुष में हो तो उसका सामासिक पद का आकार सुखेन का मान लीजिए अभी आकार हम निकालेंगे और रित का री जो ये पहला वर्ण री के साथ संधि होगी और इसके आकार के साथ संधि होगी तो री का अर न होकर के आर हो जाएगा। इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए
हमने कहा सुखेन धनरिता, ये समासिक पद है। समासिक पद को जब मूल प्रातिपदिक में करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? सुख लिखेंगे। सुख है ना, सुख धन रीता, सुख धन रीता ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो सुख धन रीता में क्या कहा कि तृतीयांत जो पद होगा उसका आकार, तो सुख का आकार यहां पर निकाल लेंगे। सुख को हलंत करेंगे तो ये आकार निकल आया, और आकार के बाद फिर रीता कर दीजिए, ऐसा कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि तृतीयांत का जो है आकार और रीता का री मिलकर के अर न होकर के आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऐसा आपने परिभाषा में पढ़ लिया। तो यहां पर सुख को हलंत के साथ लिख दीजिए। सुख को हलंत के साथ आपने लिखा और ये आर हो गया। तब इधर बचा क्या? इधर केवल ता विसर्ग के साथ बचता है ना, ता विसर्ग के साथ बचेगा। तब ये मैंने कहा कि यदि कोई हलंत वर्ण होगा तो वो स्वर के रहित होगा, स्वर के साथ नहीं होगा। यदि खा में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खा में जब बड़ा आ मिलेगा तो सुखा हो जाएगा। और ये रा जो है आधा रा है तो इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, आगे व्यंजन है, ठीक ना। तो ता को ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सुखारता हो जाएगा। तो आर आपको मिला, यहां पर दीर्घ हो गया ना। तो यहां पर दीर्घ आपको नहीं देखना कि सुखारता में आप दीर्घ संधि मार दें। बड़ा होने का मतलब यहां वृद्धि हुई है। आपसे पूछेगा कि सुखारता में कौन सी संधि है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सुखारता में वृद्धि संधि है, ठीक ना। ये एक बार यूपी टेट की परीक्षा में या डीएलएड की परीक्षा में पूछा था, सुख और रीता का क्या होगा, कौन सी संधि होगी। ऐसा आप भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। ये पूछ सकता है कि सुख और रीता में जो सुखारता बना है ये किस संधि का है, तो आप बताएंगे वृद्धि संधि का है। ऐसा ना देखकर यहां पर दीर्घ देख लिए आप दीर्घ संधि मार दें, ऐसा कदापि ना करिएगा। सभी लोगों से विशेष निवेदन है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दुखेन प्लस रीता, दुखेन प्लस रीता। तो दुखेन सामासिक पद है, इसको प्रातिपदिक के मूल पद क्या है? इसका दुख है, ठीक है। दुख प्लस इसको ये समासिक पद में ऐसे दुखेन रीता कर दीजिए, ठीक ना। दुखेन रीता के साथ यदि हम संधि करेंगे तो दुख धन रीता कर दीजिए, ठीक ना। तो दुख धन रीता में दुख का तृतीयांत का आकार आपसे मतलब है तृतीयांत के आकार से, तो यहां पर हलंत करेंगे और यहां पर आ निकल आएगा। और फिर इधर क्या है? रीता है ना। तो आ और री मिल करके क्या हो जाता है? आर हो जाता है। अभी आपने पढ़ा है ना, ऋते च तृतीया समास से में क्या पढ़ा आपने कि रित वो कोई तृतीयांत का शब्द हो, इसके बाद रित शब्द का हो, तो फिर तृतीयांत का आकार और रित का री मिल करके अर न होकर के आर हो जाता है, मतलब गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है। वहां पर भी जहां परिभाषा लिखे हैं अर न होकर के आर हो जाता, वहां पर अथवा गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है, ऐसा भी लिख लीजिए, आपके व्यवहार में बना रहेगा, है ना। तो वो कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर आर कर दीजिए और यहां पर दुख हलंत के साथ करेंगे और यहां पर क्या बचता है? ता विसर्ग के साथ, ता विसर्ग के साथ बचता है। तब इसको क्या लिखेंगे? खा में बड़ा आ मिल जाएगा तो दुखा हो जाएगा, दुखा हो जाएगा। और फिर रा को जो है ऊर्ध्वगमन करेंगे ता के ऊपर, तो ता के ऊपर ऊर्ध्वगमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुखारता हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सभी को कहीं पे भी डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट? देवव्रत पांडे दुखारता जी, बिल्कुल दुखारता। भूमिका वर्मा जी दुखारता जी, सिया अग्रवाल जी, सभी की उस उपस्थित को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितने लोग लाइव रहते हैं, जितने लोग मन से पढ़ते हैं, सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सब लोग इसी तरह उपस्थित रहिए, अच्छे से पढ़िए। कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए, एक विशेष सूचना है, आज हिंदी की क्लास नहीं चलेगी। सभी लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, आज सर थोड़ा अस्वस्थ हैं। कल आपसे फिर सर मुलाकात करेंगे और फिर हम भी कल आपसे इसी टाइम पे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा चाहेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। नमः संस्कृताय।